हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स में, जो कि हमारा है इथेनॉल, जिसे हम इथाइल अल्कोहल एज अ कॉमन नेम बोलते हैं। तो हम इथेनॉल के बारे में आज बच्चों डिस्कशन करेंगे, देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेना है। व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, पहली बात तो ये कि इथेनॉल को अगर मैं बात करूं तो इथेनॉल क्या हो गया हमारा, CH3CH2OH हमारा हो गया इथेनॉल। ठीक है, ये हुआ। तो इथेनॉल की पहली बात तो ये कि ये अपने आप में कोवलेंट कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बच्चों? कोवलेंट कंपाउंड है। ये कोवलेंट कंपाउंड है। दूसरी बात ये कि ये आपको न्यूट्रल कंपाउंड की तरह बिहेव कराएगा। न्यूट्रल कंपाउंड होगा, दैट मींस इसका लिटमस पेपर पे कोई फैक्ट दिखाई नहीं देगा, ना एसिडिक देगा ना ही बेसिक देगा। ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात ये है कि इसका जो टेम्परेचर है ना, इसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस है। तो 78 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वाटर से भी लाइटर है। कहने का मतलब कि अगर आप देखें तो ये वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना है 78 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपने आप को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर लेगा, मिक्स विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन। ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शन में ये अपने आप को मिक्स कर लेगा। टेम्परेचर कम है काफी, 78 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात हो रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी कम होगा। ठीक है, अब बात ये है कि इथेनॉल का एक प्लीजेंट स्मेल होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है। और दूसरी बात ये कि ये एक बर्निंग टेस्ट देता है। अगर इसकी टेस्ट की बात करूँ ना मैं, तो ये आपको बर्निंग टेस्ट के तरह आपको लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या, आपने कुछ जलन जलन सा लग रही है जीभ पर, इस तरीके से आपको ये इफेक्ट देगा। तो बर्निंग टेस्ट हो गया, प्लीजेंट स्मेल हो गई, स्मेल अच्छी खासी इसकी होगी, बढ़िया सी आपको इसकी स्मेल आएगी। दूसरी बात कि ये कलरलेस कंपाउंड है, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता है। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कलरलेस कंपाउंड है। ठीक, नेक्स्ट बात क्या है बच्चों, अगर मैं बात करूं कि 100% जो इथेनॉल होता है उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, तो हम उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं उसको। अगर इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं करी गई है, टोटल वहां पे इथेनॉल की प्रेजेंस है, तो हम वहां पे उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। एक होती है रेक्टिफाइड स्प्रिट। रेक्टिफाइड स्प्रिट का एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या होती है? रेक्टिफाइड स्प्रिट, अगर इसमें अगर इसमें 5% और 95%, दोनों परसेंटेज याद रखिए। एक 5% है और एक क्या है, 95 है। तो 5% अगर यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस रहती है, ये वाटर रहेगा और ये इथेनॉल रहेगा, तो उसको हम रेक्टिफाइड स्प्रिट का नाम दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ दो तीन बातें हमने समझ ली। इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है। पहली बात तो ये कोवलेंट कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है। अगर 78 डिग्री सेल्सियस का आप इसका टेम्परेचर देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, मतलब ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाएगा वाटर के संग। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इथेनॉल अगर प्रेजेंट है तो वहां पर 100% अगर इथेनॉल प्रेजेंट है तो वो एब्सोल्यूट अल्कोहल है। और अगर वो रेक्टिफाइड स्प्रिट के बारे में बात कर रहा है तो 5% वाटर है, 95% वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, आपका इथेनॉल। ठीक है, बर्निंग टेस्ट देगा, प्लीजेंट स्मेल होगी इसके अंदर। और दूसरी बात कि यहाँ पर ये कलरलेस कंपाउंड होगा। तो ये दो तीन बातें आपको यहाँ पे बतानी थी कि ये चीजें इसके बारे में आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरीके से सॉरी लर्न कर सकते हैं। अब देखिए कोवलेंट कंपाउंड है ना, तो यहाँ पर कोई फ्री आयंस तो है नहीं, अदरवाइज ये आयनिक हो जाता। तो कोवलेंट कंपाउंड का मतलब क्या है कि सब ज्वाइंट है, वहां पे कोवलेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही होगी। और दिखाई दे ही रहा है CH3CH2OH जो है वो एक तरीके से पूरा कंपाउंड फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसके OH की बात करूं यहाँ पर, तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि कहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिलहाल ओवरऑल इथेनॉल जो है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ये देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल स्टार्ट करवाती हूँ। थोड़ा सा देखते रहिए चीजों के लिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपको कनेक्शन मिल नहीं पाएगा
कि क्या चीज क्या से कनेक्ट हो रही है। तो आप थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी मेंटेन करिए कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तभी आप आगे की वीडियो को करिए, अगर स्किप करते हुए चलेंगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है। दूसरी बात, रिवीजन मस्ट है। रिवीजन आप करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। और मैं कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं करवाती हूँ जो आपकी क्लास में आए ना, बल्कि वही टॉपिक आपके इससे रिलेटेड होते हैं और डिटेल होती है। ये भी नहीं है कि डिटेलिंग ना हो, डिटेल उसमें होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा याद करना है जिससे समझने में चीजें आपको आसान लगे। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर चुके हैं, तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। लेट्स फाइंड आउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात कर ली। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत बढ़िया। केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैं आपको पहले स्टार्ट बहुत इजी वे में करवाती हूँ, जो है कंबशन रिएक्शंस। पहली केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों हमारी है कंबशन। अब देखिए, कंबशन मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, सब कुछ मैंने वहां पर आपको डिटेलिंग दी है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में मैं बात नहीं करनी, हमें बात करनी है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो ये क्या काम करेगा? C2H5OH है, ऑक्सीजन है। आपने हीट दी इसको, क्योंकि जब तक आप हीट देंगे तब तक ये आपको बर्निंग बर्निंग का प्रोसेस नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, वाटर रिलीज हुआ, हीट रिलीज हुई और लाइट निकली, ये तो हुआ। अब आप देखिए कि यहाँ पर इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। कहने का मतलब ये प्रोसेस अपने आप को पूरी तरीके से नेक्स्ट स्टेट में चेंज कर रहा है, कोई रेसिड्यू नहीं बच रहा है। जब कभी भी कोई भी ऐसा कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड जितने भी होते हैं, वो अपने आप को नेक्स्ट स्टेट में इनमें कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्लीन फ्यूल होता है। ये एक प्रॉपर तरीके से क्लीन फ्यूल है, इसका कोई भी रेसिड्यू नहीं है। और लाइट भी यहाँ पर जो होगी वो पूरी तरीके से एक तरीके से आपको दिखाई देगी, जो कि ब्लू कलर की फ्लेम होगी। तो यहाँ पर ये बात हमने क्लियरली समझ ली कि इथेनॉल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, कंबशन कराएगा, यहाँ पे लिख लेना कंबशन कराएगा। और तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक नॉन पॉइजनस गैस है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, ये एक नॉन पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है। तो ये एक कोई इफेक्ट देती नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक नॉन पॉइजनस गैस नहीं है, वो पॉइजनस गैस है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये हो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे हीट बहुत निकलती है, क्योंकि जब भी कभी इथेनॉल बर्न होता है तो वहां पर लाइट को इवॉल्व करता है, साथ में हीट भी इवॉल्व होता है। तो जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वहां पर रिलीज होगा ना हीट का, तो एज अ फ्यूल वो यूज होगा, तो इथेनॉल एज अ फ्यूल भी यूज हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात हम लोगों ने बहुत ही क्लियरली समझ ली कि हीट जो है वो यहाँ पर इवॉल्व होगी एज अ फ्यूल, ये यहाँ पर अपने आप को यूज कर पाएगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, जैसे ब्राजील के बारे में मैं बात बताऊं आपको। ब्राजील में क्या होता है कि वहां पे इथेनॉल को पेट्रोल में यूज करवाया जाता है। वो इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स कर लेते हैं कार वगैरह में। और वहां पर क्या होता है कि वो अपने आप को, अब देखिए, इथेनॉल पेट्रोल के साथ मिक्स होगा तो क्या होगा, वहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, तो वहां पे कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, इंजन भी खराब नहीं होगा, कोई रेसिड्यू प्रॉब्लम भी नहीं आनी है, कार्बन कार्बन के पार्टिकल्स फॉर्मेशन नहीं बनना है, कुछ भी ऐसा नहीं होना है। इसका मतलब कंप्लीट प्रोसेस अपने आप को नेक्स्ट स्टेट में लेके जा रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो एक तरीके से फ्यूल की फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एज अ फ्यूल प्रॉपरली हम इसको यूज करवाते हैं कुछ कंट्रीज में। बात समझ में आई या नहीं? ठीक। तो ये चीज है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन है। ठीक है, हमें ऑक्सीडेशन के बारे में स्टडी करना है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है सेकेंड प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन में, इसका मतलब ये होता है कि कंप्लीट, अगर कोई भी हम कंबशन की बात करें तो कंबशन दो तरीके से हो रहे थे, एक हो रहा था इनकम्प्लीट और एक हो रहा था कंप्लीट कंबशन। अब ऑक्सीडेशन जो होता है वो कंट्रोल्ड कंबशन होता है। कहने का मतलब आप इस कंबशन को अपने हिसाब से क्या करते हैं, स्टार्ट करवाते हैं और जहां चाहे वहां इसे रोक देते हैं। तो कंट्रोल का मतलब यही हो गया कि कंट्रोल कंबशन जब वो स्टार्ट होगा तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें जो भी सब्सटेंस ऐड करना चाहें वो ऐड करेंगे। ठीक है, जब चाहे तब रिएक्शन को स्टार्ट कराएंगे, जब चाहे तब रिएक्शन को रोक देंगे। तो सेंस ये है कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब कंट्रोल कंबशन ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। अब दूसरी बात क्या होता है, ऑक्सीडेशन का दूसरा मीनिंग ये होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब कभी भी हम ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं ना,
तो हम उसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि जो आप यहाँ पर बात चल रही है उस बात में हम ये समझ रहे हैं कि कंट्रोल ऑक्सीडेशन जब हम करा रहे हैं तो हम दो तीन चीजों का यूज कराएंगे, कैसे कराएंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हमें उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने में हेल्प करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने में हमें हेल्प कराएंगे। तो हम ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं उसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमें यूज कराना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या करा, हमने इथेनॉल ली, क्योंकि इथेनॉल का ही टॉपिक चल रहा है, तो C2H5OH कंडेंस्ड फार्मूला ले लिया और उसमें हमने ऑक्सीजन की सप्लाई करी। दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्योर ऑक्सीजन, जिसे आप नेसेंट ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब ही यही होता है कि प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई आपने दी है और O2 मॉलिक्यूल में से O आपने पास आउट किया है, वो भी बहुत प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कहाँ से आएगा भाई, ये आएगा आपके किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं भी आपको बताऊंगी क्या होते हैं, पहले आप रिएक्शन समझ लीजिए कि जब कभी भी कोई इथेनॉल अपने आप को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आता है तो वहां पर अपने आप को किस में चेंज करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COH, ये हमने पढ़ा है। और साथ में रिलीज होता है बच्चों वाटर। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि जब कभी भी इथेनॉल आप इंट्रोड्यूस कराएंगे एक नेसेंट ऑक्सीजन कांटेक्ट में तो वहां पर इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो फॉर्मेशन है उसमें उसमें क्या है कि यहाँ पर जो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा रहे हो वो दो करा सकते हो। अब मैं थोड़ा इस पे बात करूंगी। हम KMnO4 की बात करते हैं, KMnO4 प्लस NaOH, ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। दूसरा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 का ये कॉम्बिनेशन है। ये हमारा एल्कलाइन नेचर का होता है, एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होता है, और ये हमारा एसिडिफाइड होता है। दिख रहा होगा, H2SO4 है, एसिडिफाइड है, और NaOH है तो हमने वहां पे उसे एल्कलाइन का नाम दिया है। तो ये दोनों एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन। क्या होता है मतलब, प्रोवाइड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे, चाहे हम ये यूज करें चाहे ये यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अंडरस्टूड है, या तो हमने ये लिया है या फिर हमने ये लिया है। बात समझ में आ गई या नहीं। तो ये प्रोसेस हमें स्टार्ट कराना है। दूसरी बात ये क्या है कि यहाँ पर जो भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंडेंट है। अगर आप इसको इसको यूज करा रहे हैं तो आप इसे यूज कराइए, इसे यूज कराना चाहते हैं तो इसे यूज कराइए, दैट इज योर चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप इसको यूज करा सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन में हमने ये बात कर लिया। दूसरी बात क्या होती है, मैंने आपको उधर थोड़ा समझाया था इथेनॉल के बारे में भी कि इथेनॉल हमें ऑब्टेन कैसे होता है। बच्चों, इथेनॉल कैसे ऑब्टेन कर रहे थे हम लोग, इथेनॉल हम शुगर से ऑब्टेन कर रहे थे। शुगर जो है कंसंट्रेटेड अमाउंट में हम शुगर यूज करते हैं और शुगर का यूज कराने के बाद क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन में चले जाते हैं। जब क्रिस्टलाइजेशन में चले जाते हैं तो हमें वहां पर शुगर से इथेनॉल की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि शुगर के पार्टिकल्स, इथेनॉल की बात बता रही हूँ, शुगर के पार्टिकल्स को, शुगर कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ शुगर ले लेते हैं। कहने का मतलब शुगर, आप यहाँ पे वर्ड ना यूज करके शुगर केन यूज कर लो। शुगर केन का जो जूस होता है उसको यूज कर देते हैं, शुगर केन का जूस जो होता है उसको यूज करते हैं और उसमें से हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, इथेनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, इथेनॉल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि जो हमारा क्या बोलते हैं आपका शुगर है वो हमें कंसंट्रेटेड शुगर केन से ऑब्टेन होगी। अब कंसंट्रेटेड शुगर से हम जब ऑब्टेन करेंगे तो हम कैसे से ऑब्टेन करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, जो कि हमारा ये प्रोसेस है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और डीपली थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मैं इसमें क्या समझा सकती हूँ कि अगर आप एक काम ये करिए कि आप क्या करिए कि शुगर केन क्रॉप लीजिए, शुगर केन क्रॉप से आप क्रिस्टलाइजेशन तरीके से शुगर केन, आप मैंने शॉर्ट में बताया, आप थोड़ा डिटेल में और समझिए। शुगर केन से शुगर की फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो आप शुगर केन से शुगर की फॉर्मेशन करा रहे हैं। अब आप जब शुगर की फॉर्मेशन करवा रहे हैं तो ये प्रोसेस जो है वो क्रिस्टलाइजेशन होता है। 9th क्लास में था क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, ये सारे प्रोसेस 9th क्लास में दिए गए हैं।
तो शुगर केन से हम शुगर को ऑब्टेन कर लेते हैं, पहली बात तो ये। अब होता क्या है कि हमने शुगर ऑब्टेन कर ली, अब इस शुगर में जो शुगर ऑब्टेन हुई है वो हमें मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब शुगर केन का जो रेसिड्यू बचता है ना, उस रेसिड्यू में जो थोड़ा बहुत पार्टिकल बच जाते हैं, उसके पीछे एक डार्क ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का आप कह सकते हो एक मोलासिस बचती है। मोलासिस जिसे वर्ड बोला जाता है, जिसे मोलासिस कहते हैं, ठीक है। ये मोलासिस क्या होता है, इसमें 30% अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर 30% ऑफ अमाउंट जो है वो शुगर की प्रेजेंट है, अभी भी इसके अंदर शुगर की अमाउंट प्रेजेंट है, याद रखना 30% ऑफ शुगर इसमें प्रेजेंट है। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, ऐसे लिख लो, ठीक है। 30% ऑफ शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस शुगर को हमें बाहर निकालना है, तो हम वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से करवाएंगे। क्या करेंगे, शुगर केन से शुगर निकाला विद द हेल्प ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन। मैंने थोड़ा डायरेक्ट बताया था, अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपने शुगर केन से शुगर की फॉर्मेशन कर ली विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन। अब जो उसका रेसिड्यू बचा ना उसमें, उसके अंदर ब्लैक कलर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे आप मोलासिस बोलते हो, और उस मोलासिस में 30% ऑफ शुगर अभी भी प्रेजेंट है। तो उस 30% शुगर को आप फर्मेंटेशन मेथड से, किस मेथड से, फर्मेंटेशन मेथड से, फर्मेंटेशन में आपको एंजाइम्स ऐड कराने पड़ेंगे। तो फर्मेंटेशन दिखाई दे रहा है, फर्मेंटेशन नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। तो फर्मेंटेशन मेथड आप अब स्टार्ट कराओगे। अब फर्मेंटेशन मेथड का प्रोसेस हो जाएगा शुरू, और फर्मेंटेशन जैसे ही स्टार्ट होगा वहां पर, क्योंकि आप मोलासिस में एंजाइम सेट करोगे, कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ दोगे, एनारोबिक कंडीशन करवाई जाती है फर्मेंटेशन में। तो यहाँ पर आपको जो ऑब्टेन होगा वो अब जाकर आपको इथेनॉल ऑब्टेन होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि इथेनॉल की फॉर्मेशन कैसे हुई भाई। आपने सबसे पहले शुगर केन का लिया, एक लार्ज स्केल पे शुगर केन क्रॉप को ले सकते हैं आप। शुगर केन से जूस निकलता है, ठीक है, उससे आप शुगर ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्रिस्टलाइजेशन मेथड। अब क्या है, जो रेसिड्यू बचता है उसके अंदर अभी भी कुछ अमाउंट है जो कि आपका ठीक है, लिक्विड है, वो अभी भी बच रहा है। जो रेसिड्यू बच रहा है उसे आपने मोलासिस बोला है, और इस मोलासिस में 30% ऑफ शुगर अभी भी प्रेजेंट है। तो हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे ना, हम इसे वेस्ट करेंगे क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए यूजफुल होगी। तो 30% ऑफ शुगर को निकालने के लिए फर्मेंटेशन मेथड अपनाया जाता है, जिसे एनारोबिक कंडीशन में बोला कराएंगे आप लोग। एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन मेथड कराया और उससे हमें इथेनॉल ऑब्टेन हुआ। अब ये क्या करेगा, एज अ फ्यूल वर्क करेगा, एज अ फ्यूल वर्क करेगा। आप इसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, आप इसे पेट्रोल के साथ यूज करवा लीजिए, एज अ फ्यूल आप इसे यूज करेंगे। तो कहने का सेंस ये है कि हमारे पास जो इथेनॉल है, वो इथेनॉल में हम जब नेसेंट ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो हम इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन कराते हैं। दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ द ऑक्सीडेशन, याद रखने वाली बात है। दूसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच प्रोवाइड द ऑक्सीजन टू द रिएक्शन। अब दो है हमारे पास, या तो आप एल्कलाइन मीडियम यूज कर लीजिए या आप एसिडिफाइड मीडियम यूज कर लीजिए, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। KMnO4 आपको पता होना चाहिए कि ये पर्पल कलर का होता है बच्चों, ठीक है ना बेटा। और K2Cr2O7 जो है उसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये मेथड हमने ऑक्सीडेशन में समझ लिया। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में बात करते हैं कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें सीखनी है। आई थिंक ये समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। मैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रही हूँ, जो कि नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम। अब रिएक्शन विद सोडियम की बात चलेगी, सोडियम के साथ रिएक्शन हम लोग करवाएंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी की बात चल रही है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में सोडियम क्या है, बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, पता है आपको, बहुत ही रिएक्टिव मेटल। जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है अपने आप को बर्न आउट करा देता है, ये हम सबको पता है। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद सोडियम मेटल आप लिख सकते हो, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल यानी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब आपने C2H5OH जो लिया, आपने C2H5OH लिया और इसमें सोडियम का इंट्रोडक्शन करा दिया, बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है भाई, ठीक है। जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा तो होगा क्या, मैंने आपको जब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझाई थी तो मैंने आपसे बोला था कि C2H5 एक न्यूट्रल कंपाउंड है। दूसरी बात, इसके अंदर एक तरीके से कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है तो फ्री हैंड्स तो प्रेजेंट है ही नहीं। लेकिन अब बात कर दी जा रही है कि इथेनॉल के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंस ऐसा जो कि बहुत ही रिएक्टिव हो वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा।
तो जब सोडियम इसके साथ रिएक्शन देगा तो भाई रिएक्शन कैसे होगी, कैसे प्रोसीड आउट होगी वो देखते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया था ना बच्चों, ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, बहुत बढ़िया बात पढ़ी थी हमने इसके बारे में, बिल्कुल सही बात थी। प्लस हमने पढ़ा था ये न्यूट्रल कंपाउंड भी है, बिल्कुल बात सही है, ये भी बात हमने सही पढ़ी थी। तो अब जब ये कोवलेंट कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो सोडियम क्या ऐसा कर लेगा इसके साथ, जो कि रिएक्शन कुछ हो जाएगी। क्यों क्यों, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि अगर कोवलेंट कंपाउंड है दैट मींस नो फ्री आयंस, नो फ्री आयंस ऑफ H पॉजिटिव, नो फ्री H पॉजिटिव आयंस आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्री आयंस नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सोडियम जो है वो जैसे ही इथेनॉल के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही O और H के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा और यहाँ पर C2H5ONA बन जाएगा प्लस H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है या नहीं, बिल्कुल बात ठीक है। इसका मतलब कि वी कैन से दैट कि इथेनॉल इज समवॉट एसिडिक इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम मेटल। अगर हमने एसिडिक मीडियम को देखना है ना, एसिडिक कैरेक्टर को हमें देखना है कि इथेनॉल एसिडिक है या नहीं है, तो बिल्कुल है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कैरेक्टर प्रेजेंट है। दूसरी बात ये कि कभी भी कोई भी कंपाउंड पूरी तरीके से ना तो कोवलेंट होता है और ना ही आयनिक होता है, उसमें कुछ परसेंटेज आयनिक का और कुछ परसेंटेज कोवलेंट का जरूर होता है। पहली बात तो ये होगी, आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अगर कोई ये कहते हैं ना कि ये प्योरली कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये बिल्कुल बकवास बात है कि वो कोवलेंट कंपाउंड पूरी तरीके से नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर एसिड सॉरी आयंस का भी, फ्री आयंस का भी प्रेजेंट होगा। दैट मींस कि कोवलेंट कैरेक्टर के साथ आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होगा, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे सोडियम के कांटेक्ट में आने से H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो गया। जैसे ही H पॉजिटिव रिलीज हुआ हम समझ गए कि ये एसिडिक नेचर को शो करता है। इसका सेंस ये है कि अब ये बात हमारे लिए बिल्कुल अंडरस्टूड हो चुकी है। अब दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं इसको टेस्ट की तरह देखूं, है ना, एक टेस्ट की तरह कि वेदर दिस कंपाउंड इज अ इथेनॉल और नॉट, तो वी कैन जस्ट ऐड द सोडियम मेटल एंड इफ द सोडियम मेटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ethanol, then H positive ions come out from the solution. H positive free ions की फॉर्म में नहीं आएंगे, वो हाइड्रोजन गैस की तरह आएंगे। और जैसी हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी ना, क्योंकि H बहुत सारे H होंगे, एक थोड़ी ना H होगा कि एक ही H वहां से रिलीज हो रहा है। तो जब H पॉजिटिव आपस में कंबाइन कराएंगे तो भाई H2 बन जाएगा ना, ये एक मॉलिक्यूल कोवलेंट कंपाउंड बन चुका। तो ये जैसे ही वहां से निकलेगा तो वहां पर गैस की फॉर्म में निकलेगा, तो पॉपिंग साउंड रिलीज होगा, पट पट वाली आवाज आएगी। जैसे कि एक तरीके से क्या होता है कि जैसे आप सोचते हो कि जैसे फुलझड़ी होती है ना, तो उसमें चर चर जैसे आवाज आती है, वो आवाज आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पे एक पॉपिंग साउंड हम लोग बोलते हैं कि वो जैसे नजर आना शुरू हो जाए, दिखना शुरू हो जाए, आवाज सुननी शुरू हो जाए, आप समझ जाइए कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है एंड दिस इज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अ इथेनॉल कंपाउंड, या आप किसी भी अल्कोहल के प्रेजेंस को यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये बात हमने बहुत ही क्लियरली समझ ली कि ये दो चीजें हमें अपने माइंड में रखनी है कि ये कोवलेंट कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड है, लेकिन अगर सोडियम मेटल के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर इसका एसिडिक कैरेक्टर शो हो रहा है। और जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगी हम समझ जाएंगे कि भैया ये बात यहाँ से पॉपिंग साउंड जो रिलीज हुआ वो रिएक्शन को शो करा रहा है, ये एसिडिक मीडियम का सॉल्यूशन शो करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई या नहीं, ये बताओ मुझे, है क्लियर? ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी डिहाइड्रेशन है। अब हम डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नाम ही समझा रहा है डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर मैं डिहाइड्रेशन की बात करूंगी तो इसका मतलब ये है कि वहां पर वाटर को आपको बाहर करना पड़ेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर पार्टिकल, रिमूवल ऑफ वाटर पार्टिकल। अब रिमूवल ऑफ वाटर पार्टिकल तो भाई आसानी से रिमूव तो होंगे नहीं, तो उसमें हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा। डिहाइड्रेशन में हमें क्या चाहिए होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है ना, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत ही बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जहां वाटर के पार्टिकल्स को देखता है वहां से बाहर कर देता है। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 को बर्दाश्त नहीं है कि वाटर के पार्टिकल्स वहां एग्जिस्ट करें। वो चाहता है भैया आप यहाँ से निकलो, मुझे आने दो, मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करूंगा, आप जाओ बाहर। इसे वाटर के पार्टिकल्स बिल्कुल पसंद ही नहीं आते। तो इसीलिए ये अपने आप में एक तरीके से डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। अगर पानी को बाहर का रास्ता दिखाना हो तो भैया आप इसमें इसको यूज कर लो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट को, आराम से काम हो जाएगा।
यहाँ से वाटर के पार्टिकल बाहर चले जाएंगे। तो अब मैंने बोला है ना कि मैं इथेनॉल के बारे में बात चल रही है ना, तो CH2OH को जरा हम लोग ओपन करके लिख देते हैं। ये CH2 हो गया, ये हमारा OH हो गया, है ना, कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। और यहाँ पे हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, आप इसके ऊपर मेंशन कर सकते हो या इसके साथ अरेंज करके लिख सकते हो, आपकी जैसी मर्जी, आपकी जैसी श्रद्धा, वो वाली श्रद्धा नहीं, ठीक है, नॉर्मल श्रद्धा जो भक्ति भाव से मतलब है इस बात का। तो कहने का आप सेंस क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हमने स्टार्ट करा दिया, ठीक है, टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेम्परेचर की भी बहुत रिक्वायरमेंट है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, मैं थोड़ा ओपन करके लिखती हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ये CH3 है, ये CH3 हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे 170 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर होता है, इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड आउट करेगी। अब जरा देखो काम की बात, अब क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का जो रोल है वो मैंने तुम्हें बताया कि बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, बिल्कुल क्लियर बात है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो अब इसमें से वाटर को तो बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ से ये रिमूवल का काम कर रहा है, यहाँ से ये बाहर का रास्ता दिखा रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में से वाटर को बाहर कराने की इसकी कोशिश शुरू हो गई। इसने क्या करा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, पहली बात तो ये बॉन्ड टूटा OH का, और एक कार्बन यहाँ से मतलब अपना हाइड्रोजन निकालेगा, तो ये OH और ये H मिलके वाटर बना देंगे, H2O बन गया, बाहर निकल गया। अब इस कार्बन जब ये बॉन्ड छूटे ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, अब ये यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, ये फ्री हो गए, ये फ्री हो गए ना, बैलेंसी ये फ्री हो गई, ये हट गया, एक H ये आ गया सपोज कर लो। तो अब बताओ कि तुम इस और इस कार्बन पे 3 की वैलेंसी देख रहे हो ना, जैसे ही 3 की वैलेंसी आएगी, ये अनसेटिस्फाइड है, उससे कह रहा है कि भैया नहीं, मुझे तो 4 में ही रहना, मुझे तो 4 की हाइड्रोजन एटम्स रखने की वो रहती है रिक्वायरमेंट, तो मैं 3 में तो रह नहीं सकता, मुझे जल्दी से जल्दी 4 में कन्वर्ट करो। तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये इमीडिएटली यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, बस बात खत्म, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब जैसी फॉर्मेशन हुई, तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ प्रेजेंट हुआ, और कार्बन की जो वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी फुलफिल होनी थी वो बिल्कुल हो गई। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी कभी अल्कोहल को किसी भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के अमाउंट में रखते हो, तो वहां पर वो अपने आप को इथीन में कन्वर्ट करता है। याद कर लो ये बात कि अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 कन्वर्ट इनटू इथीन मॉलिक्यूल, ये इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स को आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आई होप ये आपको क्लियर होगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी, बस आप ये ध्यान रखिए कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसमें कौन सा यूज हो रहा है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कुछ बढ़िया सा नाम है इसका, बढ़िया सा नाम है, बढ़िया सा काम भी है। अब देखते हैं बढ़िया सा क्या काम है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी कराना है ना यहाँ पे, इसलिए इसको लेना यूज करना बहुत जरूरी है। ये हमारी रिएक्शन जिसका नाम है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, या आप ये कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड आप कह सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मैं तो यहाँ पर नॉर्मल बात चला कर रही हूँ कि अल्कोहल का कोई भी कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक का कोई भी कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करेगा तो वहां पर एस्टर्स की फॉर्मेशन कराएगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस्टर, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब एस्टर्स फॉर्मेशन करता है, अब जैसे मैंने एस्टर की फॉर्मेशन आपको समझाई, आप ऐसे समझिए कि कोई भी कंपाउंड, देखिए अल्कोहल की प्लीजेंट स्मेल थी, है ना। एसिटिक एसिड की एक तरीके से कैसी होती है, जैसे आपके घर में विनेगर होता है, उसकी स्मेल आप लेके देखिएगा, वो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है विनेगर का कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। तो आपने स्मेल को एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया। अब आप एस्टर की देखिए कि जैसे फ्रूटी स्मेल होती है ना, एस्टर्स फॉर्मेशन ऐसी होती है, तो फ्रूट जैसी स्मेल आपको दिखाई देगी। जैसे कभी कभी कुछ पेन ऐसे आते हैं, जैसे उसमें जब हम उसको लिखते हैं तो उसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, वो फ्रेग्रेंस एक्चुअली एस्टर्स का ही यूज करवा के इंट्रोड्यूस करा के यूज करवाया जाता है, जिससे लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा अच्छा सेल आउट होगा। और वहां पर किसकी प्रेजेंस है, एस्टर्स की है, तो फ्रूटी स्मेल अगर वहां पर है, फ्रूट लाइक स्मेल अगर प्रेजेंट है, तो समझ लो कि वहां पर एस्टर्स की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलाने से एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका नाम होता है एस्टर,
और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो जरा देख लेते हैं, हमने CH3 लिया यहाँ पर, ये हम अभी अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ये हमने ले लिया हमारा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड लिया, यहाँ पे अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड हम यूज करें, और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH। तो जरा मैं इसको लिखने का कुछ अपना अलग से वैसे ओपन करके लिख रही हूँ, कंडेंस्ड फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे ये मैंने बना दिया, ये एस्टर्स का फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आपने क्या करा, जैसे ये रिएक्शन स्टार्ट हुई ना, उस रिएक्शन में आप कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करोगे, क्योंकि आपको यहाँ से वाटर का रिमूवल करवाना ही करवाना है। कंसंट्रेटेड H2SO4 जहां देखो वहां पे वाटर का रिमूवल होना ही होना है, बस इतनी बात आप समझ लो। अब क्या हुआ, CH3COH है और हमारा अल्कोहल है, अब ये रिएक्शन आपस में प्रोसीड आउट करेंगे। जैसे ये प्रोसीड आउट करेंगे तो क्या बनेगा, अभी मैं आपको बताती हूँ क्या बनेगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर ये COH है। तो होता क्या है, यहाँ से H ये वाला अपने आप को रिमूव कराता है। पहले एक फॉर्मेशन अलग से कर लेते हैं, तभी आपको मैं बताऊंगी। एक मिनट, इसको इस पे में लिख लो, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल हो गया, और ये हो गया एसिटिक, ठीक है। अब एसिटिक एसिड और इथेनॉल से क्या बनाया जाएगा, एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल से क्या बनाया जाएगा, एस्टर। और ये कौन सा होगा, CH3COO, या ऐसे लिखो C2H5 COOCH, दोनों बातें, ठीक है, दोनों बातें सही हैं। एस्टर्स बन गए, CH3COC2H5 लिख लो, इथाइल एसीटेट कहते हैं हम लोग इसको। तो अब यहाँ से इस प्रोसेस को आप देखिए क्या हो रहा है, CH3COOC2H5 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चाहो वैसा लिखो। अब क्या हुआ देखो, ये वाला H और ये वाला OH वाटर बन के बाहर आ गया, H2 आ गया बाहर, बिल्कुल ठीक बात है, बाहर चला गया, प्लस वाटर में लिख दो, यहाँ पर ये वाटर हो गया बाय प्रोडक्ट। अब बच्चा क्या क्या, वो लिखो, ये लिख दिया हमने, पहले ये वाला कंपाउंड लिख लो, एसिटिक एसिड है, CH3 ये लिख दिया, CO और ये वाला O जोड़ दिया इधर साइड, O और CH2 और CH3। बताओ क्लियर है या बात, नहीं, C2H5 C2H5 लिख सकते हो, या CH2 CH3 भी लिख सकते हो। बस ये बात समझ लो कि एसिटिक एसिड और इथेनॉल का जब फॉर्मेशन होगा तो वहां पर एस्टर्स फॉर्मेशन होगी, और इसका नाम क्या होता है बच्चों, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट ये नाम होता है इसका। एस्टर्स के ये कंपाउंड होते हैं, और एस्टर्स फॉर्मेशन हम लोगों को एक फ्रूटी स्मेल देती है, एक स्वीट स्मेल होती है, जो कि अपने आप में बहुत ही प्लीजेंट होती है, आपको इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी। तो वाटर के पार्टिकल को आपने रिमूव कराना है, यहाँ से OH निकालना है, यहाँ से H निकालना है, वाटर बन के आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये एस्टर बन जाएगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि अगर ये भी एक टेस्ट है ना, ये भी एक टेस्ट है, किसका टेस्ट है, अल्कोहल का टेस्ट है। अगर अल्कोहल के कंपाउंड में, अगर अल्कोहल ये अननोन है, सपोज कर लो ये हमारे पास अननोन है, सपोज ये A है, और मैं आपसे कहती हूँ कि A कंपाउंड में हमने एसिटिक एसिड डाला है, और उससे हमें फ्रेगनेंस मिल रही है, स्वीट स्मेल दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, स्वीट स्मेल हमें फील हो रही है, दैट मींस कि हम इनहेल करने पर उसको पता लगा पा रहे हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अवर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। व्हाट इज दिस इज अ नोज, ठीक है। तो एसिटिक एसिड, इथेनॉल को एसिटिक एसिड में डाला और वहां पर एस्टर बन गया, जैसे ही एस्टर बना वहां पे फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो गई, हम समझ गए द ए कंपाउंड इज अल्कोहल इन नेचर। तो हमारे लिए फर्स्ट टेस्ट क्या था, रिएक्शन विद मेटल, दैट मींस सोडियम मेटल, और दूसरा टेस्ट हमारे क्या है,
हमारा एसिटिक एसिड के साथ है, तो अगर एस्टर देगा तो समझ जाना कि वहां पर अल्कोहल की प्रेजेंस होगी ही होगी। तो दीज आर सम 5 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस टॉपिक, इसमें हमने दो चीजें पढ़ी। फर्स्ट वन इज अवर फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाट आर अवर फिजिकल प्रॉपर्टी, वी हैव already done this one. And what are the chemical property? We have 5 chemical property. First is combustion, second हमारी क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी क्या थी, फर्स्ट हमारी क्या थी, फर्स्ट हमारी थी कंबशन, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, कंबशन। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, ऑक्सीडेशन, ये हमने पढ़ा था। थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों हमने क्या पढ़ी, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, ये हमने पढ़ी थी, Na मेटल। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, डिहाइड्रेशन, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, डिहाइड्रेशन। और लास्ट हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी है बच्चों, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। ये हमने 5 प्रॉपर्टीज जो है वो हमने इथेनॉल में स्टडी करी है। तो इन सबको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और देखिए कि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए बच्चों, शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो पहुंच पाए और वो अपने टॉपिक को क्लियर कर पाए, ठीक है। तो बट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।